नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। कौशाम्बी लोकसभा का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है, क्योंकि आज से 3 दिन पहले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अब की उनका कोई भी प्रत्याशी इस लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिन वो अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में कहते हैं कि जो जहां चाहे वो मतदान कर सकता है, जिस पार्टी या जिस प्रत्याशी को पसंद करता हो वो उसको मतदान कर सकता है। लेकिन कल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जो ज़्यादातर समर्थक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के साथ सड़क पर निकल चुके। छोटी छोटी जनसभा की और कुंडा बाबागंज दोनों विधानसभा में समर्थकों ने पुष्पेंद्र सरोज के साथ रोड शो किया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी जी। बाबागंज क्षेत्र से आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के प्रमुख चेहरा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुष्पेंद्र सरोज का जो रोड शो चल रहा था, जनसभा चल रही थी, कल रात में 8 बजे तक हमने कवर किया। और जब मैं बाबागंज पहुंचता हूं तो वहां पर कुछ ब्राह्मण हमें मिले। हमने इनका नाम लिया तो उन लोगों ने कहा कि मनोज जी का बहुत सम्मान है ब्राह्मण समाज में, एक बार उनका आदेश हो जाए तो ब्राह्मण उस तरफ चल पड़ेगा। आज हमारे साथ हैं, बातचीत करने के लिए जानने का प्रयास करेंगे कि कौशाम्बी लोकसभा में क्या होगा परिणाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद सोनकर तीसरी बार चुनावी मैदान में है, संसद पहुंचने को तैयार हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और समर्थक उनको पीछे खींचने के लिए तैयार हैं। मनोज जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। धन्यवाद सुशील भाई। क्या लग रहा है, जिस तरह से कौशाम्बी लोकसभा का सियासी पारा चढ़ चुका है और ब्राह्मण समाज कहां जाएगा? ये निर्विवाद रूप से तय है पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तरह कि 100% का मतलब अब 100 में एक आध लोगों को नहीं कहा जा सकता। 100% ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था और है। क्या ब्राह्मण समाज में आपका जादू चलेगा या नहीं? ब्राह्मण समाज में को किसी के जादू की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण ने हमेशा देश के लिए अपना जीवन दिया, देश के लिए सोचा, और जो कौन सी पार्टी है जो गरीबों का कल्याण करेगी, अटल बिहारी वाजपेयी की उस सोच को साकार करेगी, समाज के शोषित वंचित मजलूम समाज की मुख्य धारा में आएंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच ब्राह्मणों की सोच से मिलती है। इसलिए पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राजा भैया ने आधिकारिक रूप से गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो उनकी टीम है, आपको भी जानकारी होगी, पुष्पेंद्र सरोज के साथ है। क्या कहना चाहते हैं? राजा भैया को जब राम मंदिर का न्योता मिला था तो मुझे लगता है प्रतापगढ़ जनपद में सनातनी और हिंदू होने का सबसे बड़ा तमगा राजा भैया को मिला था, क्योंकि उनको राम मंदिर की तरफ से बुलावे का न्योता मिला था। और मुझे लगता है कि राजा भैया भी समय समय पे कहते रहे कि हम भगवान राम के भक्त हैं, और मोदी जी की जितनी प्रशंसा उन्होंने सदन में की थी, हम लोगों को आशा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और ऐसा क्या कारण हुआ, कौन सा कारण हुआ, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जिन्होंने कुंडा की कुंडी खटकाई, जिन्होंने उनकी बिरादरी को कहा कि ये सब गुंडे हैं, लफंगे हैं, काफ़ी वीडियो टहल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि राजा भैया के समाज के लोग सब अपराधी हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जिसमें उन्होंने सनातन छोड़ दिया, वो बात अपनी छोड़ दी, जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है जिससे देश के जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो ऐसी कौन सी वजह हो गई कि उन्होंने राम मंदिर बनाने वालों का साथ छोड़कर राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का
साथ पकड़ा, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। और बहरहाल 2 चुनाव हम लोग उनके विरोध में लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव उनके विरोध में लड़ी है। अब की बार वो न्यूट्रल हैं, वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सनातनी हैं, जो भगवान राम के भक्त हैं, जिनके ऊपर कुछ दबाव वो महसूस करते रहे होंगे, वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और बीजेपी के विरुद्ध जाने का हस्र काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने देख लिया है, क्योंकि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए मन बना रखी है। राजा भैया मुझे लगता है कि 2 चुनाव 2019 का पार्लियामेंट का सदर का भी चुनाव लड़े थे, कौशाम्बी भी लड़े थे। तो उनके समझ में आ गया है कि लोग तभी तक साथ में हैं जब हम भगवान राम की बात करेंगे, भगवान राम के साथ चलेंगे, सनातन के साथ चलेंगे। अगर सनातन के विरुद्ध जाएंगे तो निश्चित रूप से सुशील भाई जनता उनको नकार देगी। और मेरी तो अपील भी है, मैं उनसे अनुरोध भी करता हूं कि आपने जो अपना एक आवरण बना रखा है सनातनी होने का, और एक ये समाज में चर्चा है कि आप हिंदूवादी हैं, देश के बड़े भक्त हैं, देश भक्तों के साथ हैं, तो ये ऐसा क्या हो रहा है कि आप मुंह से तो कह रहे हैं कि हम भगवान राम के भक्त हैं, भगवान राम के मंदिर बनाने वालों के साथ में हैं, और उस पर मौन धर जा रहे हैं। आप तो कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाए न जाई। न तो रीति रह गई, न प्राण ही बचा हुआ, बचन तो रह नहीं गया। मनोज जी, एक सवाल है। 6 बार राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, बिना किसी मांग के, बिना किसी कोई मोलभाव किए। लेकिन बदले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? कुछ न, क्योंकि एक पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, और राजनीति में कोई भी पार्टी बिना कुछ बातचीत किए, गठबंधन किए, ऐसे ही नहीं किसी को समर्थन दे देती। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो उनको कहीं ना कहीं किनारे लगाया। आज आप लोग जैसे राम की दुहाई दे रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों को कुछ करना ही नहीं था ना। तो राज्यसभा में वोट लेने के पहले हमने कोई शर्त रखी थी ना उन्होंने शर्त रखी थी। उन्होंने कहा हम राम भक्तों के साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। अब साथ आने वालों को हम पहले से क्या बता दें भैया क्या देंगे आपको? उन्होंने तो यही कहा ना कि जब वोट देने आए थे कोई मांग तो रखी नहीं उन्होंने। हमने कौन सा किनारे कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने किनारे क्या किया उनको? 6% उत्तर प्रदेश में पटेलों का जो प्रतिशत है 6% है। अनुप्रिया पटेल हैं, 2014 से हैं। आप उनको लगातार जो है सीट दे रहे हैं, चुनाव में उनके प्रत्याशी बढ़ रहे हैं। तो जो अगर क्षत्रिय समाज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संख्या में है। तो छत्री समाज के अगर संख्या के आधार पे आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो जाति पे चलती नहीं है। और राजा भैया अभी तक तो कह रहे थे कि योगी जी का हमारे ऊपर बरदस्त है। योगी जी भी छत्री समाज से हैं, लेकिन हम लोग उनको छत्री समाज से नहीं मानते, हम लोग उनको संत मानते हैं। रही बात छत्री समाज की, अगर आप बात करते हैं तो छत्री समाज को बिना मांगे ही भारतीय जनता पार्टी ने इतना दे रखा है इनके समाज को कि राजा भैया को तो आनंदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे समाज को इतना मिला है। अब की कहीं न कहीं जो खबरें चली आपके कानों तक गई होगी, तो क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ऐसी खबरें चली हैं। देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता। मैं तो देख रहे हैं आप 2 पार्लियामेंट देख रहा हूँ, 2 पार्लियामेंट देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं नहीं क्षत्रिय समाज की नाराजगी लग रही है। मैं जहाँ भी क्षत्रिय समाज में जा रहा हूँ, क्षत्रिय समाज आनंदित है। और 98% क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। ये कोई गलत फहमी बता रहा हो कि क्षत्रिय समाज में नाराज कौन है? मठाधीश हैं। मठाधीश के पास ईडी सीबीआई भी है, उसका भी डर दिखाते हैं। नहीं, कतई नहीं है। ईडी सीबीआई, जिसके पास ईडी सीबीआई, धनंजय सिंह पहले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, अपनी पत्नी को बसपा से टिकट उनको मिलता है, उनकी पत्नी को, और प्रत्याशी बनती हैं। फिर रातों रात ऐसा क्या, कौन सा जादू हुआ, आप बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मामला है, उन्होंने उनका टिकट काटा। अब आदमी जिसका टिकट पार्टी काट देगी वो नाराजगी में कहीं ना कहीं तो जाएगा। पर्दे के पीछे भी कुछ राजनीति होती है। दे सुशील भाई, पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं होता।
पर्दे के पीछे तो कहने को होता है कि साहब ये पर्दे के पीछे का। दो चीज़ खुली खुलाई थी भाई। आपने बहुजन समाज पार्टी की धनंजय भाई ने टिकट ली, उनकी प्रत्याशी ने टिकट दिया, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट घोषणा कर दिया दूसरे की, उनका टिकट कट गया, तो उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है। अब समाजवादी में वो जा नहीं सकते, उन्होंने समाजवादी सरकार का कार्यकाल देख रखा है, तो अब उनके पास वो क्षत्रिय समाज से हैं और निश्चित रूप से उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए। उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं और प्रदेश के आप कह रहे हो नाराजगी में क्षत्रियों में है। प्रमुख नाम बता दीजिए, जो बड़े नाम आप गिनते जाइए, बताइए कौन साथ में। बहुत से नाम है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीके सिंह का टिकट कटा, संगीत सोम का कटा, और करणी सेना राजस्थान में है, वो भी तो अमेठी में प्रचार कर रही है स्मृति ईरानी के खिलाफ, गांव-गांव जाकर लोगों से कसम खिला रही है। क्या वो क्षत्रिय नहीं है? मैं कह रहा हूँ, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनका सम्मान है। कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ होंगी। आप कह रहे हैं संगीत सोम का टिकट कट गया, तो संगीत सोम का टिकट कट गया तो पूर्वांचल में अगर क्षत्रिय समाज के लोगों को टिकट मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे आप? अगर कहीं पार्टी संगीत सोम का टिकट कट गया तो मीडिया कह रही संगीत सोम नाराज हैं, और मतलब संगीत भाई को तो छोड़ दीजिए, हम लोगों के साथ सोम भाई यहीं अभी बगल के उसमें ड्यूटी डेरा डाले हुए प्रतापगढ़ की लोकसभा में। अब जाएं तो कहाँ जाएं? टिकट कट गया है तो मजबूरी है, भाजपा सत्ता में है। अगर जाएंगे तो ईडी सीबीआई। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि विपक्ष के साथ कोई जा नहीं रहा है। इसलिए बता दिए कि जो नहीं आया, टिकट कट गया, बोले साहब नाराज हो गए, बोले टिकट मिल गया, बोले साहब खुश हो गए। टिकट कटने और देने से किसी की नाराजगी का पैमाना नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए। आप कह रहे हैं करणी सेना नाराज है, करणी सेना के बारे में हमारे राजस्थान के चुनाव के पहले भी लोग कह रहे थे नाराज है, लेकिन करणी सेना की नाराजगी नहीं थी। करणी सेना के लोग सब राष्ट्रभक्त हैं। कहीं कुछ होगा, बाकी करणी सेना राजपूत समाज के लोग 100% वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक प्रचलन सा चला 10 सालों में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट करता है तो वो नहीं है। ये कैसा, ये राजनीति है? राजनीति में आखिर कैसा, क्या जो विपक्ष में पार्टियां हैं लोग उनको मतदान न करें? विपक्ष का हम लोग स्वागत करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से स्वागत करते हैं। जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हमने तो कभी कहा नहीं कि जो हमारा विरोध करता है राष्ट्रभक्त नहीं है। हम तो उसको कहते हैं जो पीओके में हमारे विरोध में रहता है। हम उसको नहीं कहते। जो पाकिस्तान का समर्थन करता है हम उसको कहते हैं। बाकी तो हम सबसे बड़े दल होने के नाते, जब हम विपक्ष में भी थे और जब पक्ष में भी हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा आदर हम लोग करते हैं। अब आप कहें कि पाकिस्तान का विरोध करने, पाकिस्तान का समर्थन करने वालों, पीओके को समर्थन करने वालों, जो देशद्रोही कानून है उनके पक्ष में बोलने वालों को अगर आप कहें कि हम लोग राष्ट्रद्रोही कहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को लोग राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। थोड़ी सी बातचीत कौशाम्बी को लेकर हो जाए। कौशाम्बी में जनसत्ता दल के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। परिणाम क्या होगा? परिणाम निश्चित रूप से दिख रहा है कि विनोद सोनकर जी अब की बार पिछली बार से ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। ये परिणाम आप देख लीजिएगा। अभी कह के जा रहा हूँ, 4 तारीख को सुशील भाई, मैं आपको फ़ोन भी मिलाऊंगा। सुशील भाई परिणाम देख लीजिए। ये सब लोग जितने आपको दिख रहे हैं, ये सब बाहर से इधर उधर घूम रहे हैं, बाहर के घूम रहे हैं। इनके घर वाले भी इनके कहने पे वोट देने नहीं जा रहे हैं। तो बड़ा दावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए? क्या ऐसा कुछ लोग टहल रहे हो, घर वाले आपके वोट ना दें? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने वोट के भरोसे बोल ही नहीं रहे। हम मोदी जी की गारंटी के भरोसे बोल रहे हैं। जिस कौशाम्बी लोकसभा में मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, कई गारंटियां फेल हुई हैं। जैसे नोटबंदी। किसने बता दिया? आप सर्च कर लें। आप सर्च करने के बाद 2014 में जीडीपी क्या, जिस समय नोटबंदी हुई भारत सरकार की जीडीपी क्या थी बताइए आप? जिस समय नोटबंदी हुई भारत सरकार की जीडीपी उस समय 5 कुछ प्रतिशत थी शायद। आज की डेट में जीडीपी क्या है? तो कैसे आप कहोगे फेल है? नहीं, नोटबंदी में जो आंकड़े आए हैं, जैसे जो काले धन के, तो जो प्रचलन में नोट थी 90.9% कुछ परसेंट थे जो पूरी वापस गई हैं। तो नोटबंदी फेल हुई कि नहीं? अब आप इसको दूसरी तरीके से ले लीजिए। इसको आप नोटबंदी कह लीजिए, और चाहे सरकारी धन जो घरों में खड़ा था उसका बैंक में आना कह लीजिए। नोटबंदी का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, विपक्ष ये भी तो आरोप लगा रहा है कि हमको खाली कर दिया और खुद जो है। विपक्ष का काम ही आरोपण, चूंकि इनकी रीतियां नीतियां ही थी। आप तो देख रहे हो सुशील भाई नेट पे कि 2014 में जब विपक्ष ने सत्ता हमको सौंपी थी तो देश में कितने एम्स थे?
4 थे, आज कितने हैं? 22 हैं। जब हमको विपक्ष ने सत्ता सौंपी थी तो उस समय रोज 3 किलोमीटर सड़क बनती थी। हाईवे आज की डेट में 30 किलोमीटर बन रही है। उस समय IIT आपके देश में थोड़ा सा हाईवे की आपने बात की, सड़कों की बात की। इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हुआ है मेगा इंफ्राटेक में, उसने आपको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब चंदा दो धंधा लो, ये भी है आपके ऊपर आरोप। आपने कहा चंदा दो धंधा लो, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में ये भी खुला है कि कांग्रेस को चाइना से भी पैसा आया हुआ है। उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। हमारे बॉन्ड पे कह दिया भाई हमको तो किसी ने बॉन्ड बना के दे दिया, देश के दिया, विदेश के लोग काहे चंदा दे रहे हैं, इस पे आपने नहीं कुछ। ये हम लोग ज़्यादा दूर चले गए हैं। तो 4 जून को क्या होने जा रहा है कौशाम्बी? 4 जून को कौशाम्बी में विनोद सोनकर तीसरी बार 3 लाख पार। बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा कर रहा हूँ। जनसत्ता दल के अस्तित्व को ही आप नहीं मान रहे हैं, नकार रहे हैं? मैं जनसत्ता दल के अस्तित्व को मानने न मानने का सवाल ही, मैं तो वो 7.5 लाख लाभार्थियों के भरोसे बोल रहा हूँ जो आपके कौशाम्बी में किसी न किसी योजना के लाभार्थी हैं, जो मोदी जी को भगवान के रूप में देख रहे हैं। उनसे आप बात कर लो मोदी जी के विरोध में तो झगड़ा करने को तैयार है। मैं उनके भरोसे से कह रहा हूँ कि 4 जून को विनोद सोनकर 3 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। चलिए 4 जून को मिलते हैं और बातचीत होती है, देखते हैं परिणाम क्या हो। ये थी छोटी सी बातचीत मनोज जी के साथ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। 4 जून को कौशाम्बी में साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, इस पर अपनी राय जरूर दें।